हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमें राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त हुई है, जिसमें हम आज देखेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 8। आइए बच्चों, हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 की अनुक्रमणिका। देखिए, यहाँ पर हमें अनुक्रमणिका दी हुई है। यहाँ पर हमें मिलेगा पाठ का क्रमांक, पाठ का नाम और पृष्ठ क्रमांक, जिसमें है पाठ का क्रमांक भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार, पार्ट 2 ब्रिटिश प्रशासन नीति और प्रभाव, पार्ट 3 है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष, पार्ट 4 राष्ट्रीय एकीकरण, पार्ट 5 हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य, पार्ट 6 स्थल एवं स्थलाकृतियाँ, पार्ट 7 परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ। तो इस तरह से हमें यहाँ पर पाठ की अनुक्रमणिका दी हुई है। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 6 स्थल एवं स्थलाकृतियाँ। पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य, और आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पाठ 7 परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम पाठ 6 स्थल एवं स्थलाकृतियाँ। देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्नों के उत्तर, लेकिन उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए बच्चों, हम देखते हैं पाठ 6 स्थल एवं स्थलाकृतियाँ। स्थल एवं स्थलाकृतियाँ पाठ जो है, उसमें प्रश्न नंबर 1 है, शैल किसे कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा हमारी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 53 पर आधारित। देखिए, इसका उत्तर है, धरातल की रचना करने वाले सभी पदार्थ शैल कहलाते हैं। धरातल की जो रचना करते हैं उनके सभी पदार्थ क्या है, शैल कहलाते हैं। अर्थात जिन पदार्थों से भूपृष्ठ का निर्माण हुआ है उन्हें शैल कहते हैं। जिन पदार्थों से भूपृष्ठ का निर्माण हुआ है उन्हें शैल कहते हैं। शैलों के 3 प्रकार है, आग्नेय शैलें, अवसादी शैल और कायांतरित शैलें। आग्नेय शैलें, अवसादी शैल और कायांतरित शैलें, ये क्या है, शैल के प्रकार हैं। धरातल की रचना वाले सभी पदार्थ, जिससे धरातल की रचना होती है, उन्हें उन सभी पदार्थों को शैल या चट्टान कहते हैं। अर्थात जिन पदार्थों से भूपृष्ठ का निर्माण हुआ है उन्हें शैल या चट्टान कहते हैं। इसमें कई प्रकार शामिल है, जैसे ग्रेनाइट की तरह कठोर तथा मिट्टी की तरह मुलायम तथा सभी प्रकार के तत्व सम्मिलित है। तो इसके 3 प्रकार होते हैं, आग्नेय शैलें, अवसादी शैलें और कायांतरित शैलें। इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी की परतों का विवरण निम्नांकित तालिका में लिखे। जो पृथ्वी की परतों का विवरण क्या है, निम्नांकित तालिका में लिखना है। सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 53 पर मिलेगा। परत का नाम और प्रमुख विशेषता। देखिए, यहाँ भूपर्पटी, प्रवार और क्रोड, 3 परतें कौन सी दी हुई है हमें यहाँ पर, भूपर्पटी, प्रवार और कोड। तो इसमें इसकी प्रमुख विशेषता है, यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। यह क्या है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। भूपर्पटी के नीचे की परत है। प्रवार क्या है, भूपर्पटी के नीचे की परत है। और क्रोड क्या है, पृथ्वी की निचली परत। क्रोड किसे कहेंगे हम, पृथ्वी की निचली परत को। तो इस तरह से हमें 3 परतें दी हुई है और इनकी प्रमुख विशेषताएं जो हमने यहाँ पर लिख दी है, आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3, आग्नेय व अवसादी शैलों में क्या भिन्नता है। इस प्रश्न का उत्तर हमें 53 और 54 पर मिलेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने लिखा है, आग्नेय शैल और अवसादी शैलों में क्या अंतर है। तो आग्नेय शैल हम किसे कहेंगे, इस शैल का निर्माण ज्वालामुखी के बाहर फेंके गए लावा अथवा उष्ण मैग्मा के भूपर्पटी के नीचे ठंडा होने से हुआ है। और अवसादी शैल ये विभिन्न शैलों के अपक्षय तथा अपरदन से प्राप्त अवसादों से निर्मित होती है। देखिए, आग्नेय शैल के ये शैल भूपृष्ठ की प्रारंभिक शैल, इन्हें प्रारंभिक शैलें भी कहते हैं। ये शैलें पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिछले पदार्थों के ठंडे होने से बनी है। भूपृष्ठ के नीचे अति गर्म पिछला पदार्थ भूपर्पटी में अथवा उसके ऊपर ठंडा होकर कठोर हो जाता है, उसे आग्नेय शैल कहते हैं। और अवसादी शैल किसे कहेंगे हम, जल, वायु एवं हिम द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़, पत्थरों के छोटे छोटे कण, जीवाश्म आदि भूभाग या समुद्र तल में परतों के रूप में जमा होते हैं। इस प्रकार जमे हुए पदार्थ को
अवसादी शैल कहते हैं। तो हमने यहाँ पर बच्चों आपको आग्नेय शैल और अवसादी शैल में जो भिन्नता है उसे यहाँ लिख दिया है। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, कोई स्थलाकृति पर्वत अथवा पठार है, यह पहचान किस आधार पर कर सकते हैं? कोई स्थलाकृति क्या है? पर्वत अथवा पठार। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 55 पर। देखिए, पर्वत धरातल का वह भाग जो अपने आसपास के भाग से अत्यधिक ऊंचा हो पर्वत कहलाता है। पर्वत किसे कहते हैं? धरातल का वह भाग जो अपने आसपास के भाग से अत्यधिक ऊंचा हो उसे हम पर्वत कहते हैं। देखिए, पर्वत का शीर्ष भाग कम चौड़ा चोटीनुमा तथा इसका ढाल तीव्र होता है। पृथ्वी के संपूर्ण स्थलीय भाग के लगभग 20% भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया गया। पर्वतों के कई प्रकार होते हैं, जैसे ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, वलित पर्वत आदि। इसे हम क्या कहेंगे? पर्वत कहेंगे, जो कि धरातल का वह भाग जो अपने आसपास के भाग से अत्यधिक ऊंचा हो पर्वत कहलाता है। और पठार धरातल का वह भाग जो ऊंचा विस्तृत ऊपर मेज की भांति सपाट हो पठार कहलाता है। पठार हम किसे कहेंगे? धरातल का वह भाग जो विस्तृत ऊपर से मेज की भांति सपाट हो तथा जो समुद्र तल से 600 मीटर इससे अधिक ऊंचा हो, उसे क्या कहेंगे? हम पठार कहेंगे। पठार भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे पर्वतीय पठार, महाद्वीपीय पठार, तटीय पठार आदि। पठारों से हमें खनिज पदार्थ भी प्राप्त होते हैं और कई पठार बहुत उपजाऊ भी होते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हमने पर्वत और पठार में जो पहचान है वह लिख दी है। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, ज्वालामुखी का उद्गार किन कारणों से होता है? ज्वालामुखी का उद्गार किन कारणों से होता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 57 पर। देखिए, ज्वालामुखी का उद्गार 3 कारणों से होता है। क्रमांक 1, पृथ्वी के बनने के समय ही आंतरिक भाग गर्म हो। पृथ्वी के बनने के समय ही आंतरिक भाग गर्म हो। और पृथ्वी के अंदर रेडियोधर्मी खनिज पदार्थों के टूटते रहने के कारण गर्मी बढ़ती रहती है। पृथ्वी के अंदर क्या रेडियोधर्मी खनिज पदार्थ टूटते रहते हैं, जिसके कारण भी गर्मी बढ़ती है। और पृथ्वी की बाहरी परतों के दबाव के कारण भी आंतरिक भाग गर्म है। पृथ्वी के बाहरी परतों के दबाव के कारण भी आंतरिक भाग गर्म होता है। तो जिस कारण से क्या होता है? ज्वालामुखी का उद्गार होता है। जहाँ देखिए, ज्वालामुखी हम किसे कहेंगे? पृथ्वी तल पर होने वाली आकस्मिक प्राकृतिक घटनाओं में ज्वालामुखी प्रमुख है। ज्वालामुखी भूपटल पर एक गोल छिद्र या दरार वाला खुला भाग होता है। इसे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैसें, तरल मैग्मा, उष्ण जल, चट्टानों के टुकड़े, राख, धुआं निकलता है। जिस छिद्र से उपरोक्त पदार्थ निकलते उसे हम ज्वालामुखी या क्रेटर कहते हैं। और इस सारी प्रक्रिया को हम ज्वालामुखी कहते हैं। तो ज्वालामुखी किन कारणों से होता है, इसके कारण देखिए हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। ज्वालामुखी के उद्गार 3 कारणों से होते हैं। ज्वालामुखी बनने के समय ही आंतरिक भाग गर्म हो है, और पृथ्वी के अंदर रेडियोधर्मी खनिज पदार्थ के टूटते रहने के कारण भी गर्मी बढ़ती है, और पृथ्वी के बाहरी परतों के दबाव के कारण भी आंतरिक भाग गर्म है। इस कारणों से ज्वालामुखी होता है। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए बच्चों। आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, ज्वालामुखी का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव लिखे। ज्वालामुखी का क्या है? मानव जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 58 पर से देखकर लिखना। ज्वालामुखी का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नलिखित है। ज्वालामुखी से बहुमूल्य खनिज पदार्थों एवं उपजाऊ मिट्टी का निर्माण हुआ। ज्वालामुखी से मानव जीवन में कई लाभ के साथ साथ हानियाँ भी होती है, जैसे मानव जीव जंतु, वनस्पति, कृषि क्षेत्र, मानव आवास, बड़े बड़े नगर जलकर नष्ट हो जाते हैं। ज्वालामुखी से क्या होता है? नुकसान भी होता है। उनके प्रभाव, ज्वालामुखी पड़ने पर मानव जीवन पर जो प्रभाव होता है, देखिए ज्वालामुखी से विभिन्न स्थलाकृतियों की रचना होती है, जैसे पर्वत, मैदान, पठार आदि। इनमें से हमें बहुमूल्य खनिज पदार्थों की भी प्राप्ति होती है। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा चारों ओर फैलकर कालांतर में उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करता है। शांत ज्वालामुखी के मुख से वर्षा का जल भरने से झीलों का निर्माण होता है।
ज्वालामुखी से कई लाभ के साथ साथ हानियाँ भी होती है, जैसे ज्वालामुखी उद्गार से मानव जीव जंतु वनस्पति कृषि क्षेत्र मानव आवास एवं बड़े बड़े नगर गांव जलकर नष्ट हो जाते हैं अथवा दबकर ध्वस्त हो जाते हैं। तो इस तरह से मानव जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। वलन व भ्रंशन का अर्थ लिखिए। वलन व भ्रंशन इसका पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 56 पर मिलेगा। वलन पृथ्वी के अंदर क्षैतिज भू संचलन द्वारा शैलों में लहनुमा मोड़ पड़ जाते हैं, इन मोड़ों को वलन कहते हैं। और भ्रंशन क्षैतिज भू संचलन से उत्पन्न दबाव तथा तनाव के कारण शैलों के टूटकर अलग होने की प्रक्रिया को भ्रंशन कहते हैं। देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो लिखा है हमने वलन और भ्रंशन। तो वलन किसे कहेंगे हम? पृथ्वी के अंतर क्षैतिज भू संचलन द्वारा शैलों से लहरनुमा यानी आड़े तिरछे जैसे लहरें चलती उसके जैसे मोड़ पड़ जाते हैं, इस तरह के मोड़ों को हम वलन कहते हैं। इसमें शैल स्तरों के कुछ भाग मुड़कर ऊपर उड़ जाते हैं तो कुछ नीचे की ओर धंस जाते हैं, जैसे कि वो लहरनुमा हो जाते हैं। और भ्रंशन किसे कहेंगे? भ्रंशन क्षैतिज भू संचलन से उत्पन्न दबाव तथा तनाव के कारण शैलों के टूटकर अलग होने की प्रक्रिया को भ्रंशन कहते हैं। इसमें भूपृष्ठ का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तथा कुछ भाग नीचे की ओर धंस जाता है। भ्रंश घाटी या खंड पर्वत इसके उदाहरण है, जैसे इस तरह से बन जाते हैं घाटी पर्वत, तो इसे हम क्या कहेंगे? भ्रंशन। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिख दिया है बच्चों। आप इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। ज्वालामुखी उद्भेदन की प्रक्रिया लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर हमें पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 56 पर मिलेगा। देखिए ज्वालामुखी के उद्भेदन की प्रक्रिया। ज्वालामुखी का उद्भेदन नियमित रूप से होता है, कभी होता है कभी नहीं होता, इसलिए इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है: सक्रिय ज्वालामुखी, असक्रिय ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के 3 प्रकार है उद्भेदन की प्रक्रिया। देखिए ज्वालामुखी का उद्भेदन नियमित रूप से नहीं होता, कभी होता है तो कभी नहीं होता। इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है: सक्रिय ज्वालामुखी, अर्ध सक्रिय या प्रसुप्त ज्वालामुखी या विसुप्त या शांत ज्वालामुखी। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, सक्रिय ज्वालामुखी हम किसे कहेंगे? जिन ज्वालामुखियों से एक बार उद्भेदन होने के बाद निरंतर समय समय पर उद्भेदन होते रहते हैं उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और अर्ध सक्रिय प्रसुप्त ज्वालामुखी ये वे ज्वालामुखी है जिनसे कई बार उद्भेदन के बाद उद्भेदन की समस्त क्रियाएं कुछ समय के लिए बंद हो जाती है, किंतु अकस्मात पुनः उद्भेदन हो जाता है, इन्हें अर्ध सक्रिय प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और विसुप्त शांत ज्वालामुखी जिन ज्वालामुखियों में एक बार उद्भेदन होने के बाद लंबे समय तक उद्भेदन नहीं होता तथा पुनः उद्भेदन की संभावना भी नहीं होती, ऐसे ज्वालामुखी विसुप्त या शांत ज्वालामुखी कहलाती है। तो इस तरह से ज्वालामुखी के उद्भेदन की प्रक्रिया है। इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए बच्चों। आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। दिए गए विभिन्न शैलों के उदाहरणों को तालिका में लिखिए। संगमरमर, बलुआ, पत्थर, कोयला, स्लेट, ग्रेनाइट, चिकनी मिट्टी, हीरा, बेसाल्ट और चूने का पत्थर। इसे हमें कहाँ लिखना है? जो हमें दिए हुए हैं इनको हमें तालिका में। तो हमें तालिका में 3 कॉलम दिए हुए हैं: आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। तो यहाँ पर हम देखेंगे आग्नेय शैल ग्रेनाइट और बेसाल्ट, अवसादी शैल कोयला, बलुआ, पत्थर, चूने का पत्थर, चिकनी मिट्टी और कायांतरित शैल स्लेट, संगमरमर और हीरा। तो देखिए आग्नेय शैल में क्या आएगा? ग्रेनाइट और बेसाल्ट, है ना। और अवसादी शैल में क्या आएगा? कोयला, बलुआ, चूने का पत्थर और चिकनी मिट्टी। और यहाँ पर आएगा स्लेट, कायांतरित शैल में स्लेट, संगमरमर, हीरा। आग्नेय शैल और शैल के 3 प्रकार हमने आपको बताए थे: आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। तो इन शैलों में जैसे कि इसे पत्थर, तो इनके 3 प्रकार दिए हुए हैं, इन्हें हमें 3 भागों में विभाजित करना था, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10। भूकंप से होने वाले लाभ व हानियाँ लिखिए। यहाँ हमें भूकंप से होने वाले लाभ और हानियाँ लिखना है। तो हमने देखिए भूकंप से होने वाले लाभ। भूकंप से कभी कभी उपजाऊ भूमि उभर आती है। भूकंप आता है तो क्या होता है? कभी कभी उपजाऊ भूमि उभर आती है। और
कभी कभी क्या होता, इससे नवीन भू आकारों का निर्माण होता है। भूकंप आने के बाद क्या होता है, नवीन भू आकारों का निर्माण होता है। इससे बहुमूल्य खनिज पदार्थ धरातल पर आ जाते हैं। इनसे नीचे हो जाने वाले भूभाग पर झीलों का निर्माण होता है। भूकंप, देखिए भूकंप से होने वाले लाभ व हानियाँ। तो हमने लाभ बताया आपको। भूकंप क्या होता है, पृथ्वी के अंदर कभी कभी अचानक हलचल होती है तो भूकंप आते हैं, और ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण भी भूकंप आते हैं। कभी कभी भूगर्भ के अंदर बनने वाली गैसों या जलवाष्प कमजोर भूपटल को तोड़कर ऊपर निकलती है, ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं, जिसे भी भूकंप कहते हैं। तो भूकंप से होने वाले हमने लाभ देखिए, हमने आपको लाभ लिखवाए हैं। इससे कभी कभी उपजाऊ भूमि उभर आती है, नवीन भू आकारों का निर्माण होता है। इनसे बहुमूल्य खनिज पदार्थ धरातल पर आ जाते हैं। इनसे नीचे हो जाने वाले भूभाग पर झीलों का निर्माण होता है। ये लाभ है भूकंप के। और अब हम आपको बताएंगे भूकंप से कई हानियां होती है। देखिए भूकंप से जन धन की हानि होती है, मनुष्य पशु मर जाते हैं, इसलिए इमारतें गिर जाती है, रेलें सड़कें टूट जाती है, कारखाने नष्ट हो जाते हैं। नदियों में के मार्ग में अवरुद्ध होने से भयंकर बाढ़ आ जाती है। समुद्र में बहुत ऊंची विनाशकारी लहरें उठती है और भूखंडों में दरारें पड़ जाती है तथा कुछ भाग नीचे धंस जाता है। देखिए हमने यहाँ पर कुछ हानियाँ लिखी। भूकंप से जनधन की हानि होती है, नदियों के मार्ग अवरुद्ध होने से भयंकर बाढ़ आ जाती है, समुद्र में बहुत ऊंची विनाशकारी लहरें उठती है और भूखंडों में दरारें पड़ जाती है तथा कुछ भाग नीचे धंस जाते हैं। तो इस तरह से भूकंप क्या है, भूकंप से होने वाले लाभ हानि हमने यहाँ पर लिख दी है। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। इस तरह से आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे बच्चों, हमारी जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है कक्षा 8 की पाठ 6 स्थल एवं स्थलाकृतियाँ। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पाठ 7 परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ।